हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज यानी कि 24 जनवरी के न्यूज़पेपर में द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द हिंदू टुडे, फायर र्यूमर वाई द टी सेलर ट्रिगर्ड जलगांव ट्रेजिडी। क्या हुआ कि कल मुंबई के में एक जलगांव नाम की जगह है, वहाँ पर एक ट्रेन हादसा हुआ और लगभग 12 लोगों की मौत हो गई। अब ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे? ये ट्रेन हादसा हुआ एक र्यूमर की वजह से। एक र्यूमर, अफवाह अफवाह फैला दी गई कि ट्रेन में आग लग गई है और लोगों ने क्या किया, ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। और उधर से एक और ट्रेन आ रही थी दूसरे ट्रैक पे जिसका नाम था कर्नाटक एक्सप्रेस, और उस कर्नाटक एक्सप्रेस ने बहुत सारे लोगों को कुचल दिया। तो एक मिसहैप हो गया, एक ट्रेजिडी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ए र्यूमर। होता क्या है, एक ट्रेन जिसका नाम है पुष्पक एक्सप्रेस, ये लखनऊ से मुंबई जा रही होती है। इस ट्रेन की बोगियों में एक टी सेलर है जो चाय बेच रहा होता है, एंड वो चाय बेचते जाता है और ये एक र्यूमर फैलाते जाता है कि इस ट्रेन में क्या लग गई है, आग लग गई है, मैंने धुआं देखा है, फायर लग गई है। ठीक है, अब आग लगने की इस अफवाह को सुनकर लोग हो गए पैनिक। तो पहले उन्होंने चेन पुल की, जब उसने काम नहीं किया, सिस्टम ने काम नहीं किया, तो लोगों ने ट्रेन से जंप करना शुरू कर दिया। दूसरे ट्रैक पे आ रही थी कर्नाटक एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, और इस कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि दूसरे ट्रैक पे आ रही थी, तो जब लोग कूदे दूसरे ट्रैक पे तो इस कर्नाटक एक्सप्रेस ने बहुत सारे लोगों को कुचल दिया। ठीक है, इस वजह से लगभग 12 लोगों की इसमें डेथ हो गई। ठीक है, अब जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपना काम कर रही हैं। एंड अब इस र्यूमर में कोई क्रिमिनल एंगल या कोई कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल तो नहीं है, या सिर्फ ये फन के लिए थी, है ना, या फिर इसमें वाकई में कोई कॉन्स्पिरेसी है। इस एंगल की तलाश की जा रही है, इस एंगल को सर्च किया जा रहा है। ठीक है, अगर फन भी है तब भी एक पनिशेबल ऑफेंस है कि आप ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं कर सकते हो जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाए, 12 लोगों की जान चली जाए। और अगर कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, तो इस बारे में जांच पड़ताल की जाएगी कि कॉन्स्पिरेसी किस लिए की गई थी। क्योंकि एज पर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एज पर द पुलिस, इनका कहना है कि भाई जो पुष्पा एक्सप्रेस है ना, उसमें ना तो किसी धुएं का कोई सिग्नल मिला है और ना ही किसी स्मोक की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ना तो स्मोक ना फायर, ऐसे कोई इंसिडेंट वहाँ पे हुआ नहीं है, माइनर लेवल का भी नहीं हुआ है जिससे ये र्यूमर फैले। तो क्या ना, एक कोर र्यूमर है, ठीक है, जो किसी ने फन की वजह से या कॉन्स्पिरेसी की वजह से फैलाई है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आइकॉनिक डिसीजन आया है, और यूज ऑफ लाउड स्पीकर नॉट क्रूशल फॉर एनी रिलीजन, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई लाउड स्पीकर है ना, किसी भी रिलीजन में का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी पुराणों में या किसी किताब में लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, तो लाउड स्पीकर का यूज रोकने से किसी के जो रिलीजियस राइट हैं, जो किसी के फंडामेंटल राइट हैं, वो वायलेट नहीं होते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, दो सोसाइटीज़ के लोग हैं ना, दो सोसाइटीज़ के लोग पहुँचे बॉम्बे हाई कोर्ट, और उन्होंने अपनी एक नियर बाई मस्जिद के खिलाफ एक पिटीशन दायर की कि सुबह सुबह अजान से क्या होता है, जो बच्चों के पढ़ने का टाइम होता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोगों का जो ऑफिस वाले लोगों का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इन लाउड स्पीकर्स पे बैन लगाओ, ठीक है, या फिर इनका साउंड कम कराओ। तो इसी के रिस्पॉन्स में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देखो, रिलीजन का पार्ट नहीं है सबसे पहली बात तो लाउड स्पीकर, और रिलीजन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हो तो आप जो मिनिमम डेसिबल जो लिमिट है, लिमिट है, आप उसको फॉलो करोगे। और इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग गाइडलाइंस दी है हाई कोर्ट ने कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो इंसिडेंट है अब आपके नियर बाई एरियाज में नहीं होने चाहिए, वरना आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। क्योंकि है ना, सुबह के टाइम पे एक है ना हाई डेसिबल में वॉइस बजाना, लाउड स्पीकर बजाना, ये ना सिर्फ लोगों के
फंडामेंटल राइट का वायलेशन है बल्कि ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। इसके साथ साथ ये जो हमारे इंडिया के लॉ हैं, जो पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट से रिलेटेड लॉ हैं, उनका भी वायलेशन है। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन 2000 का भी वायलेशन करते हैं और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी वायलेशन करते हैं। तो दोनों एक्ट का वायलेशन करता है अगर कोई एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट से हाई डेसिबल में क्या करता है, अगर म्यूजिक प्ले करता है या फिर लाउड स्पीकर प्ले करता है तो इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने कहा कि इससे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और आर्टिकल 25 जो रिलीजियस राइट होता है हमारा, ठीक है, उसका वायलेशन होता है। तो हाई कोर्ट ने कहा इससे मतलब ना तो आपकी किसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इसमें वायलेशन होता है, ना ही आपके किसी रिलीजियस राइट का वायलेशन होता है। ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी दूसरे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ले। अगर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि आप लाउड स्पीकर बजाओ, ठीक है, तो अगर कोई सोने वाला पर्सन है, सुबह को सो रहा है, तो उसका भी तो एक अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सोने का। ठीक है, तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट है ना, आपके लिए रिजर्व्ड हैं जब तक वो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी दूसरे के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स नहीं माने जाएंगे, फिर आपको रोका जाएगा। एंड रही आर्टिकल 25 की बात रिलीजियस राइट्स की बात, तो हाई कोर्ट का इस पे कहना है कि इसमें किसी भी तरह से जो है आपके रिलीजियस राइट का वायलेशन नहीं होता है लाउड स्पीकर यूज ना करने से, क्योंकि लाउड स्पीकर किसी भी रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट दिए गए थे लाउड स्पीकर का यूज करने वालों के द्वारा, उन दोनों को ही क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हाई कोर्ट ने। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो पुलिस है, उसको ये क्लियर गाइडलाइंस जारी की हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके एरिया में एक लिमिट से ज़्यादा और एक टाइम के बाद, ठीक है, कोई भी लाउड स्पीकर ना बजाए, नॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो विजिट करने जा रहे हैं चाइना को। तो मिस्री टू विजिट बेजिंग एज इंडिया चाइना लुक टू रिवाइव डायलॉग। ठीक है, अब जाएंगे विक्रम मिश्री जी। कौन है विक्रम मिश्री? फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे। ठीक है, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो इनको भेजा जा रहा है चाइना। हमने डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया और चाइना है उसके बीच में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हैं वो शुरू हो गई हैं। एंड जो इंडिया चाइना 5-6 साल का जो कोल्ड रिलेशन का जो पीरियड है उसको ख़त्म करके है ना, दोबारा से अपने जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच ट्रस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री का चाइना जाना, बीजिंग जाना है ना, इसी है ना एरिया में एक और स्टेप है। वहाँ जाएंगे, ये अपने फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, 22 फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, सन बेडोंग से मिलेंगे, और आगे की जो गाइडलाइंस हैं उन पे डिस्कशन होंगे, है ना। बहुत सारे डिस्कशन होने वाले हैं लेके। ठीक है, लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट, ये तो बिल्कुल रहने वाला है लाइमलाइट में। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट कि इंडिया और चाइना अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इनको जल्दी से जल्दी क्या करें, रिजोल्यूट करें। बिकॉज अब चाइना और इंडिया के बीच में जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो ना तो ट्रेड का है, ठीक है, ना किसी और चीज़ का है, ना कल्चर का है। ठीक है, जो एक मेन डिस्प्यूट है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया चाइना के बीच में माइनर और मेजर 2 वॉर हुई हैं। एक मेजर वॉर हुई थी 1962 में, जिसमें चाइना ने धोखे से हमें हरा दिया था। एंड एक माइनर वॉर हुई थी 1967 में, जिसमें हमने चाइना को हराया था। फिर सिक्किम में एक वॉर हुई थी, उसमें हमने उनको हराया था। तो जो दोनों वॉर हुई थी जो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुई थी, तो बॉर्डर डिस्प्यूट मेन रहने वाला है। इसके अलावा ट्रेड को लेके बहुत सारी बातें होने वाली हैं, और ख़ास करके इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के फेवर में। लाइक चाइना हमें बहुत ज़्यादा बेचता है, हम चाइना को बहुत कम बेचते हैं। तो
हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती है चाइना को, ठीक है। तो इस ट्रेड डेफिसिट पे भी कोई बात होगी। इसके अलावा एंटी डंपिंग पे भी बात होने वाली है। एंटी डंपिंग, डंपिंग और एंटी डंपिंग क्या होती है? डंपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी कंट्री, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में किसी दूसरे कंट्रीज में भेज देता है ताकि उस वहाँ के मार्केट को क्या किया जा सके, कैप्चर किया जा सके, सस्ते दामों पे बेचा जाएगा। देन फिर मार्केट में मोनोपोली बनाई जाएगी एंड इसके बाद क्या किया जाएगा, अपने जो प्राइस है वो हाइक कर लिए जाएंगे, जब वहाँ के जो लोकल धंधे हैं वो ख़त्म कर लिए जाएंगे। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। चाइना ने सबसे पहले इंडिया में किस चीज़ की डंपिंग की? टॉयज़ की डंपिंग की, खिलौनों की, ठीक है। अब से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले चाइना की एंट्री होती है, चाइनीज टॉयज़ की एंट्री होती है इंडिया में, और रिजल्ट क्या निकलता है? चाइना बनाता है बहुत सस्ते और दिखने में बहुत ल्यूक्रेटिव जो होते हैं वैसे खिलौने, एंड इंडियन जो खिलौने हैं वो मेनली हाथ से बनाए जाते हैं, उनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है और वो दिखने में भी चाइनीज़ टॉयज से अच्छे नहीं लगते हैं। दैट इज़ वाई क्या करा, जो इंडियन किड्स है उन्होंने चाइनीज़ जो टॉयज हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या निकला इसका, कि जो इंडियन टॉय मार्केट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, इंडियन टॉयज इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ को लेके बात होने वाली है कि भाई आप डंपिंग नहीं करो, आप एक लीगल तरीके से आप हमारे यहाँ पे माल बेचो, है ना, हम आपसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम आपसे इम्पोर्ट भी करेंगे, बट डंपिंग मत करो, ठीक है। एंड एंटी डंपिंग को लेके चाइना बोलने वाला है कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट पे क्या लगा के रखा है। एंटी डंपिंग क्या होती है? जब आप को पता चल जाए, इंडिया को पता चल जाए कि चाइना हमारे यहाँ बहुत सस्ती रेट पे खिलौने बेच रहा है, ठीक है, एज द रिजल्ट चाइना, इंडिया क्या करे, बहुत सारी ड्यूटीज इम्पोज कर दे ताकि वो प्रोडक्ट यहाँ पे महंगे हो जाए। तो इसको लेके चाइना बात करने वाला है, इस इशू को चाइना रेज करने वाला है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। इसके अलावा और भी बहुत इश्यूज पे बात हो सकती है। अभी वैसे बॉर्डर डिस्प्यूट ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बट ट्रेड पे भी मोस्ट प्रोबेबली बात होगी, क्योंकि चाइना डेस्परेट क्यों है ना, इंडिया के साथ अब क्यों नॉर्मलाइज करने पे तुला हुआ है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी जा रही है रिसेशन में और उन्हें ज़रूरत है एक मार्केट की जहाँ वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएँ खुलेआम। एंड जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है 2016 के बाद से, तो 2020 के बाद से, तो इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट पे लगा दिया है बैन, बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए, प्रोडक्ट बैन कर दिए गए, तो जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब चाइना चाहता है, क्योंकि वो अब जब वो रिसेशन में है तो चाहते हैं कि इंडिया के मार्केट का ओपन एक्सेस उन्हें मिले, जिससे वो अपना प्रोडक्ट को इंडिया की जो बड़ी मार्केट है, 160 करोड़ लोगों की मार्केट है, उसमें बेच पाएँ, एंड जो रिसेशन का जो पीरियड है चाइना में वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। और इंडिया भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चाहता नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो जाए तो, है ना, हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाइना भी दुश्मन, पाकिस्तान भी दुश्मन, बांग्लादेश भी धीरे धीरे हमारा हॉस्टाइल कंट्री बनते जा रहा है। तो इंडिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनसे डिस्प्यूट सॉल्व हो, है ना, तो हम और किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरा, ये मीटिंग्स वगैरह जो चाइना का एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए, वो किसकी वजह से है? डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं और उन्हें पता है, चाइना को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रडार पे है वो कौन होने वाला है, चाइना ही होने वाला है ना। दैट इज़ वाई चाइना चाहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब तक सेटल हो, चीज़ों को इंडिया के साथ सॉल्व कर लिया जाए, अदरवाइज इंडिया पूरी तरह से कहाँ चला जाएगा, यूएसए के खेमे में चला जाएगा और एंटी चाइना हो जाएगा। और एक एंटी चाइना इंडिया, ठीक है, चाइना के लिए बेनिफिशियल कभी भी नहीं है, नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम नेबर पर्सपेक्टिव, किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं। तो ये एजेंडाज रहने वाले हैं इनके। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ हम मूव करते हैं। प्रोजेक्ट 775i बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है प्रोजेक्ट 75i। क्या है प्रोजेक्ट 75i? ठीक है, MDL TKMS बिड्स फॉर सबमरीन टेंडर क्लियर्स टेक्निकल इवेल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ क्या है। MDL मतलब मजगांव डॉक लिमिटेड, डॉकयार्ड लिमिटेड, डॉक लिमिटेड इंडिया की एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। TKMS एक जर्मन कंपनी है। ठीक है, तो इन लोगों को जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो सबमरीन बनने वाली हैं, जो इंडियन नेवी को चाहिए,
उनका टेंडर मिल गया है, क्लियर हो गया है, एवेल्यूशन क्लियर हो गया है, यानी कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको पसंद आ गया है, इनकी जो पिचेज है वो पसंद आ गई हैं। वो क्या, प्रोजेक्ट 75 आई। 75 आई ये क्या है? ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडिया 6 कन्वेंशनल सबमरीन को डेवलप कर रहा है। कन्वेंशनल मतलब डीजल इलेक्ट्रिक, दो तरह की होती है सबमरीन, एक तो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन, दूसरी कन्वेंशनल सबमरीन। तो ये कन्वेंशनल सबमरीन होंगी जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस होंगी। एंड इसके अलावा नंबर इनका कितना होने वाला है, 6 नंबर होने वाला है। तो इसके लिए टेंडर निकाला गया था कि भाई आओ कौन बनाना चाहेगा इंडिया में। ठीक है, तो दो कंपनियों का ग्रुप आया था, यानी कि दो कंपनियों का ग्रुप आया था, एक उसमें इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी, इस तरह से बंच में 2 बिड आई इस टेंडर के फेवर में। एक बिड दी थी आपकी मझगांव डॉक लिमिटेड और जर्मनी की TKMS ने। दूसरी बिड आई थी लार्सन एंड टर्बो LNT हमारे इंडिया की, और ये आए थे नवंतिया ऑफ स्पेन के साथ में। नवंतिया स्पेन की एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, उसके साथ में आए थे। तो नवंतिया एंड लार्सन एंड टर्बो जो है इस एवेल्यूशन को है ना क्वालिफाई नहीं कर पाए और बाहर हो गए एट द एंड ऑफ द डे। तो अब ये टेंडर पूरी पॉसिबिलिटी है किसको मिलने वाला है, MDL मझगांव डॉक लिमिटेड और TKMMS को मिलने वाला है। कॉस्ट कितनी होने वाली है इस प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट 75 आई की? तो जब लगभग 10 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में कंसेप्चुअलाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो थी 43,000 करोड़ रुपीस थी, ह्यूमंगस कॉस्ट। ठीक है, बट 10 साल पहले में और अब में अंतर है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा है। तो हम 10 साल पहले की सोच से सबमरीन नहीं बनाएंगे, हम आज की सोच से, आज के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सबमरीन बनाएंगे। सो अब इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाली है। तो इन दोनों कंपनियों को एक अच्छा प्राइस मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये जो टेक्निकल एवेल्यूशन जो इन्होंने क्लियर किया है सबमरीन टेंडर का, ठीक है, इसके लिए जो क्राइटेरिया थे, कैसे पास किया है? ठीक है, देखो जो हमारी इंडियन नेवी है उसने रिक्वायरमेंट निकाली सबमरीन बनाने के लिए। ठीक है, टेंडर निकाला, 2 कंपनीज आई। ठीक है, उन्होंने टेंडर पढ़ा कि भाई टेंडर में क्या क्या कंडीशन है। देखो टेंडर में क्या क्या कंडीशन थी, तो उन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी, देखो 6 सबमरीन होंगी। ठीक है, और ये सबमरीन पूरी तरह से फॉरेनर नहीं होनी चाहिए, इनमें फॉरेन प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ये इंडिजिनियस होनी चाहिए, यानी कि मतलब फुल्ली इंडिजिनियस नहीं, कम से कम मिनिमम 45% इंडिजिनियस चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए इनमें। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट सबमरीन बनेगी उसमें मिनिमम 45% जो कंपोनेंट होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंडिया से बिलोंग करेंगे। और जब आप लास्ट सबमरीन डिलीवर करोगे तो उसमें इंडियन कंपोनेंट की जो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। तो यानी कि 45 से शुरू होकर 60% तक इंडियन प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल होंगे, यानी कि 60% है ना जो सबमरीन होगी वो कैसी होगी, इंडियन होगी। तो ये लार्सन एंड टर्बो एंड नवंतिया जो स्पेन की है वो इस पर एग्री नहीं कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो लार्सन एंड टर्बो एंड नवंतिया जो सबमरीन ऑफर कर रहे थे, जिस क्लास की सबमरीन ऑफर कर रहे थे, वो सबमरीन इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस स्टैंडर्ड के इंडिया एनिमी रखता है उस स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी। ये देने वाले थे S81 क्लास सबमरीन। ठीक है, जबकि MDL ने कहा कि ठीक है हम आपकी पहली कंडीशन भी मानते हैं 45-60 वाली, एंड इसके अलावा हम आपको क्लास 214 सबमरीन और क्लास 212 CD सबमरीन देंगे। ठीक है, जो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं। दैट इज वाई दे क्लियर्ड द सबमरीन टेंडर, है ना, टेक्निकल एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा, देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होने वाली है इसमें। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है सर्वे, किसका, मॉरिशस का। इंडियन नेवी फिनिशेस सर्वे ऑफ मॉरिशस, किस तरह का सर्वे है, क्या है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक शिप है इंडियन नेवी का जिसका नाम है सर्वेक्षक, और वो क्या करता है, जो नेवल बाउंड्रीज होती हैं उनको क्लियर करने का, यानी कि उनको डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो नेवल शिप है INS सर्वेक्षक, इसको भेजा गया कहाँ पे, मॉरिशस, और इंस्ट्रक्ट किया गया कि भाई आप जाओ और जो मॉरिशस का जो सी है ना उसका सर्वे करो, एंड मॉरिशस को जो नए चार्ट हैं, जो नॉटिकल चार्ट है वो आप सबमिट कर दो। तो वही करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, द इंडियन नेवीज INS सर्वेक्षक कंप्लीटेड द फाइनल फेज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस कवरिंग एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ ओवर
25,000 square nautical miles. The fair seat of the survey, along with newly prepared nautical chart, were formally handed over to प्रेसिडेंट धर्मवीर गोखुल। ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्रेसिडेंट है मॉरिशस के वो धर्मवीर गोखुल हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉटिकल चार्ट विल एनेबल मॉरिशस टू डेवलप मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कोस्टल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स एंड्योरिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, फॉस्टरिंग मैरीटाइम डेवलपमेंट एंड रीजनल कोऑपरेशन, द नेवी सेड। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है ये सर्वे। ठीक है, अच्छा, जो मॉरिशस है इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत डिबेट चल रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, फाइनली ये हो गया है। इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया अराइव फॉर रिपब्लिक डे फीट टू मीट प्राइम मिनिस्टर टुमारो। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया क्या नाम है इनका, प्रबोवो सुबियांतो। तो इंडिया के 76th रिपब्लिक डे के गेस्ट ऑफ ऑनर है, ये गेस्ट ऑफ ऑनर है। ठीक है, बहुत सारा डिस्प्यूट मचा था इनके आने से पहले, बिकॉज पाकिस्तान जाना चाहते थे, बाद में इंडिया ने है ना ये आपत्ति जताई कि भाई आप नहीं जा सकते ऐसे पाकिस्तान, आप हमारे गेस्ट हो। ठीक है, तो बाद में इन्होंने अपनी जो विजिट है वो कैंसिल आउट की एंड डिसाइड किया कि ये पाकिस्तान नहीं मलेशिया जाएंगे। जिस पे इंडिया एग्री कर गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया डिहाइफनेशन की जो थ्योरी है उसको फॉलो करता है कि आप अगर इंडिया आ रहे हो तो इंडिया से सीधे पाकिस्तान नहीं जाओगे, पाकिस्तान आ रहे हो तो पाकिस्तान से सीधे इंडिया नहीं आओगे, बिकॉज वी आर टू सेपरेट एंटिटीज और आप हमें एक करके ना देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनकी वजह से। तो इन्होंने भी कोशिश की थी कि भाई पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान को भी अपीच कर लेंगे। फाइनली इंडिया ने इन्हें बहुत सारे ऑफर दिए और बहुत सारे है ना बहुत सारा धमकाया भी इनको, एंड डिसाइड हो गया कि भाई अभी इंडिया जाएंगे, इंडिया के बाद सीधे मलेशिया जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। बहुत कुछ निकलने वाला है। 75th रिपब्लिक डे के गेस्ट ऑफ ऑनर है। ठीक है, नाम क्या है इनका, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, और बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, बहुत सारी डीलें होने वाली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बेच रहे हैं हम इनको। ठीक है, और फिलीपींस के बाद दूसरा कंट्री बन जाएगा इंडोनेशिया टू परचेज ब्रह्मोस। ठीक है, इसके अलावा आसियान इंडिया जो कॉपरेशन है उसको लेके भी बहुत बात होने वाली है, क्योंकि आसियान का में 10 कंट्री हैं वैसे तो, बट आसियान को जो लीड करता है वो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया इज द रीजनल सुपर पावर है ना इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो दैट इज़ वाई इनको लेके मतलब अगर ये खुश हैं हमसे तो आसियान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, अगर इनके साथ रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है तो आसियान के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड को लेके बात होने वाली है, जो ट्रेड $29 बिलियन पहुंच गया है, $29.4 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है, इसको बढ़ा के लगभग $50 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट करेंगे इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली हैं, तो इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी जो कल के न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड खबरें आएंगी तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है मेटा सिक्योर एनसीक्लैट रिलीफ फ्रॉम सीसीआई व्हाट्सएप डिक्टेट। हुआ क्या, सीसीआई यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, इसने अभी नवंबर में बैन लगा दिया व्हाट्सएप पे कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अपनी जो अलाइड कंपनियां फेसबुक इंस्टाग्राम है इनके साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, अब इसको लेके बहुत परेशान हो गया मेटा के ही पार्ट है, मेटा के अंदर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्योंकि फेसबुक फिर जो व्हाट्सअप हम चला रहे हैं फ्री में तो नहीं चला रहे हैं, हमारा डेटा लेता है एंड एडवर्टाइजमेंट देता है हमें। ठीक है, तो पूरा बिजनेस मॉडल ही क्या हो रहा था, कोलैप्स कर रहा था। इसको लेके मेटा किसके पास चला गया, एनसीक्लैट के पास चला गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसने क्या किया है, अभी ये जो बैन है वो हटा दिया है, 5 साल का लगाया था, इस पे बैन हटा दिया है और सुनवाई इस पे जारी रहेगी। तो उसी को लेकर रिलीफ फील कर रहा है मेटा कि चलो थैंक गॉड अभी के लिए बच गए, बाकी नेक्स्ट क्या होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या काम करता है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 में बनाया गया था, 2003 में बनाया गया था इसको, और इसका मेन काम ये है कि मार्केट में जो भी है ना, जो भी एसेट हैं, जो कंपनीज हैं,
वो कैसे काम करें, एक ऑर्डर में काम करें। ऐसा ना हो कोई स्ट्रांग कंपनी किसी वीक कंपनी को क्या कर ले, टेक ओवर कर ले, या किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए। तो एक फेयर कंपटीशन बनाना, ठीक है, कि एक फेयर कंपटीशन बनाए रखना ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एनसीक्लैट क्या है, एनसीक्लैट 2016 में बनाया गया। दो कंपनियों के बीच में जब कभी भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इस डिस्प्यूट को सुनने का काम करता है। यानी कि जो मार्केट से रिलेटेड, जो इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, वो एनसीक्लैट सुनता है। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये है इस न्यूज़ के बारे में। तो आज के द हिंदू न्यूज़ सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के द हिंदू न्यूज़ सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।